डेट आज 16 मई 2023। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है अडॉप्ट ए हेरिटेज स्कीम। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 2 और 3 मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली ये न्यूज में इसलिए है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, सांस्कृतिक मंत्रालय, उसने ये डिसाइड किया है कि इसका नेक्स्ट वर्जन, न्यू वर्जन लॉन्च किया जाएगा अडॉप्ट ए हेरिटेज स्कीम का, या इसे मोन्यूमेंट मित्र स्कीम के नाम से भी जानते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की इनिशिएटिव है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी इसमें कोलैबोरेट करती है, साथ देती है। तो इन तीनों मिलकर ये इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने डिसाइड किया है इसका नेक्स्ट वर्जन लॉन्च करने के लिए। जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसके बारे में आप जानते हो, ये 1861 में बना था। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसको बनाया था ब्रिटिश इंडिया में। और इसका काम क्या है, जो सांस्कृतिक विरासत है हमारी, मॉन्यूमेंट्स वगैरह, उनको संजो के रखना, प्रिजर्व करना, प्रोटेक्ट करना इसका काम है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर ये काम करता है। जो अडॉप्ट हेरिटेज स्कीम थी वो कब लॉन्च की गई थी? ये सितंबर 2017 में लॉन्च की गई थी, वर्ल्ड टूरिज्म डे के उपलक्ष्य में। वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर को मनाया जाता है हर साल। उस दिन ये 2017 में लॉन्च की गई थी स्कीम, अडॉप्ट हेरिटेज स्कीम। इसमें क्या होता है अडॉप्ट हेरिटेज स्कीम में? इसमें देखो, कोई भी, चाहे प्राइवेट कंपनी हो, गवर्नमेंट कंपनी हो, कोई इंडिविजुअल हो, कोई इंटरप्रेन्योर हो, उद्योगपति, वो किसी मॉन्यूमेंट्स को अडॉप्ट कर सकता है। मॉन्यूमेंट्स का मतलब किसी विरासत को, किसी बिल्डिंग को। जैसे मान लो किसी ने लाल किला, रेड फोर्ट को अडॉप्ट कर लिया किसी कंपनी ने। अब वो क्या करेगी, वो उसमें फैसिलिटी डेवलप करेगी। वहां पे मान लो फर्श वगैरह पक्की नहीं है तो पक्की बनवाना, या मेंटेनेंस करवा रहा, बिल्डिंग की मेंटेनेंस, या फिर पार्क वगैरह को मेंटेन करना, या वहां पे पानी की फैसिलिटी नहीं है तो ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी बनाना, या वहां पे सैनिटेशन फैसिलिटी नहीं है, लेटरिन बाथरूम वगैरह नहीं है तो वो बनवाना। ये सब कुछ फैसिलिटी डेवलप करी जाती है इसमें, जब कोई अडॉप्ट करता है किसी भी मॉन्यूमेंट्स को, विरासत को, किसी भी बिल्डिंग को, ताकि वहां पे ज्यादा से ज्यादा टूरिज्म सेक्टर का विकास हो सके, यानी कि ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट आए वहां पे देखने के लिए। जब अच्छी फैसिलिटी होंगी तो टूरिस्ट भी आएंगे देखने के लिए। तो ये प्रोजेक्ट का टारगेट यही है कि मॉन्यूमेंट मित्र है जो, वो एक मॉन्यूमेंट मित्र चुना जाएगा और वो उसको डेवलप करेगा। मॉन्यूमेंट मित्र वो होगा जो किसी बिल्डिंग को, किसी हेरिटेज की जो भी बिल्डिंग है या मॉन्यूमेंट्स है, उसको वो अडॉप्ट करेगा। वो अडॉप्ट करने वाली कोई कंपनी हो, इंडिविजुअल हो, आदमी, तो वो मॉन्यूमेंट मित्र कहलाएगा। जो मॉन्यूमेंट मित्र है उनको सिलेक्ट कैसे किया जाता है कि ये इस बिल्डिंग को लेगा, कि लाल किला को ये लेगा, या फिर ताजमहल को ये लेगा? कैसे सिलेक्ट किया जाता है? एक कमेटी बिठाई जाती है गवर्नमेंट द्वारा, ओवरसाइट एंड विजन कमेटी। इसमें टूरिज्म सेक्रेटरी जो होते हैं, टूरिज्म मिनिस्ट्री के अंदर जो सेक्रेटरी होते हैं, आईएएस ही बनते हैं लगभग सेक्रेटरी। तो टूरिज्म सेक्रेटरी इस कमेटी को को चेयर करते हैं। कल्चरल सेक्रेटरी होते हैं इसमें, को चेयर करते हैं। और इसमें फिर सिलेक्ट किए जाते हैं कि कौन किसको लेगा। ये कमेटी सिलेक्ट करती है कि कौन किस मॉन्यूमेंट्स को अडॉप्ट करेगा। फिर ये कमेटी देखो सर्विलेंस भी करती रहती है। अगर कोई, मान लो किसी ने मॉन्यूमेंट्स ले लिया, मान लो रेड फोर्ट ले लिया किसी एक कंपनी ने, अब इसको ये डेवलप करने का काम था इसका, लेकिन ये डेवलप नहीं कर रही है। इसने ले लिया लेकिन कुछ भी फैसिलिटी डेवलप नहीं कर रही है, तो फिर वापस ले लेगी ओवरसाइट कमेटी। तो ये भी इसको सर्विलेंस करती रहती है, निगरानी, मॉनिटर करती रहती है एक तरह से। और इसमें देखो, कोई भी कंपनी क्यों लेना चाहेगी, किसी को क्यों अडॉप्ट करेगी, उसका क्या फायदा है? उसका फायदा ये है, देखो आप सबको पता है 2013 का जो कंपनीज एक्ट है, उसके अंदर कोई भी कंपनी है जिसकी टर्नओवर एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा होता है, तो उसे पिछले अपने 3 साल के एवरेज प्रॉफिट का 2% खर्च करना पड़ता है लोगों की भलाई के लिए, जिसे बोलते हैं CSR, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि देखो, कोई कंपनी है, कंपनी की वजह से एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा है। मान लो कोई कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, पॉल्यूशन हो रहा है, तो एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा है। लेकिन जो पॉल्यूशन हो रहा है उससे ये तो नहीं है कि सिर्फ कंपनी के मालिक कोई वो परेशान करेगा, या कंपनी के मालिक कोई बीमारी होंगी उस पॉल्यूशन से। जो आसपास लोग रहते हैं एनवायरनमेंट में, तो आसपास जो भी रहते हैं उन सबको नुकसान होगा, पशु पक्षियों को भी और पेड़ पौधों को भी, लोगों को भी, सबको नुकसान होगा। तो ये सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कॉर्पोरेट की, यानी कि कंपनी की सामाजिक जिम्मेदारी है कि जो उसकी वजह से नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई करे। इसलिए ये चलाया 2013 में कंपनीज एक्ट में ये प्रोविजन कि कोई भी कंपनी अपने पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट का 2% खर्च करेगी लोगों की भलाई के लिए। तो ये 2% खर्च कर सकती है कहाँ पे?
इस मोनूमेंट मित्र स्कीम में, मोनूमेंट्स को डेवलप करने के लिए, बिल्डिंग को डेवलप करने के लिए, फैसिलिटी डेवलप करने के लिए, तो उसकी वो जो कमाई है इस CSR में काउंट होगी, तो इसलिए कंपनियां अडॉप्ट करती हैं। जो मोनूमेंट मित्र है ये देखो इसका लिमिटेड प्रीमाइसिस दी जाती है रेड फोर्ट वगैरह में या किसी बिल्डिंग में, जैसे मान लो ताजमहल दे दिया या रेड फोर्ट लाल किला दे दिया, तो ऐसा नहीं है कि सारे की सारी बिल्डिंग को वो डिस्ट्रॉय कर देंगे, ऐसा नहीं है। कुछ लिमिटेड उसे एरिया दिया जाता है कि इस एरिया पे आपको फैसिलिटी डेवलप करनी है, जो उसका मूल स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते वो, ये बात आपको याद रखनी है। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रीन वॉशिंग टैक्स स्प्रिंट। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और GS पेपर 3 के लिए। देखो RBI ने अभी एक विंडो ओपन की है, कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। किसमें? ग्लोबल फाइनेंशियल इनोवेशन नेटवर्क का ग्रीन वॉशिंग टैक्स स्प्रिंट में। ये ग्रीन वॉश टैक्स स्प्रिंट क्या है इसके बारे में बाद में जानते हैं, पहले ये जानते हैं कि ग्लोबल फाइनेंशियल इनोवेशन नेटवर्क क्या है। ये जो नेटवर्क है 2019 में लॉन्च किया गया था इंटरनेशनल फाइनेंशियल रेगुलेटर के द्वारा। फाइनेंशियल रेगुलेटर का मतलब जो वित्तीय मामले होते हैं उनको रेगुलेट करते हैं किसी देश में, जैसे हमारे इंडिया में RBI है, बैंकिंग को रेगुलेट करती है, नियम बनाती है, रूल्स रेगुलेशन। जैसे SEBI है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है। तो ये सब क्या है? रेगुलेटर। ऐसे इंटरनेशनल लेवल पे हर एक कंट्री के रेगुलेटर होंगे। तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रेगुलेटर जो है ये, या ऑर्गेनाइजेशन जो बनी हुई है जो इंटरनेशनल लेवल पे रेगुलेशन प्रोवाइड करते हैं, रूल्स रेगुलेशन, उन्होंने मिलकर 2019 में ये नेटवर्क लॉन्च किया था, ग्लोबल फाइनेंशियल इनोवेशन नेटवर्क। ये देखो सपोर्ट करता है कंट्रीज को कि वो रेगुलेटरी नॉर्म्स किस तरह से बनाएं, टेक्नोलॉजी कैसे लेके आए डिफरेंट सेक्टर में, और किस तरह से कोई प्रॉब्लम आती है उसको डिटेक्ट करें, उसका सर्विलेंस करें फाइनेंशियल सेक्टर में, वित्तीय सेक्टर में। अब इसी का देखो ये है ग्रीन वॉशिंग टैक्स स्प्रिंट। अब इसके लिए RBI ने एक विंडो खोली है कि कोई भी आके हिस्सा ले सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है इसमें ग्रीन वॉशिंग टैक्स स्प्रिंट में। तो क्या है ग्रीन वॉश या ग्रीन वॉशिंग टैक्स स्प्रिंट? ये देखो ग्रीन वॉशिंग टैक्स स्प्रिंट 13 इंटरनेशनल रेगुलेटर हैं इसमें, जिसमें RBI भी एक है। इन्होंने मिलकर ये किया है लॉन्च। इसमें क्या है? प्रायोरिटी दी जाएगी इन्वायरमेंट, सोशल और गवर्नेंस को। कोई भी इशू हैं, मुद्दे हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड, पर्यावरण से रिलेटेड, सामाजिक मुद्दे हैं कोई, या गवर्नेंस से रिलेटेड, जो कि ग्रीन वॉशिंग के रिस्क को कम करने में सहायता करते हैं, ग्रीन वॉशिंग के रिस्क को। और ग्रीन वॉशिंग क्या होती है? देखो ग्रीन वॉशिंग ये है कि जब कोई कंपनी मिसलीडिंग करे, धोखा दे, किसको? लोगों को, ये बताए एडवर्टीजमेंट करके, मिसलीड करके कि उसका जो प्रोडक्ट है या जो वो काम कर रही है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली है, यानी कि जो उसने कोई भी आइटम बनाया अपनी कंपनी में, उसे बनाने में कोई भी पॉल्यूशन नहीं हुआ, पर्यावरण को नुकसान नहीं हुआ, वो एनवायरमेंट फ्रेंडली है। यानी कि वो है नहीं लेकिन ऐसा दिखा रही है कंपनी, यानी कि धोखा दे रही है, मिसलीड कर रही है। इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्रीन वॉशिंग। तो ऐसे फाइनेंशियल सर्विसेज में जो ग्रीन वॉशिंग करती हैं कंपनियां, उसको मिटिगेट करने के लिए और एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस इश्यूज को प्रायोरिटी देने के लिए ये लॉन्च किया गया ग्रीन वॉशिंग टैक्स स्प्रिंट। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? यही है कि ऐसा टूल डेवलप करना जो रेगुलेट करे कि जो धोखा देते हैं ग्रीन वॉशिंग की प्रैक्टिसेस में, उस धोखे को टैकल किया जा सके। तो ग्रीन वॉशिंग क्या है ऑलरेडी हम जान चुके हैं। ECG क्या है? ECG फ्रेमवर्क, इन्वायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस फ्रेमवर्क। इसमें देखो सहायता की जाती है, कोई इन्वेस्टर है या कोई कस्टमर है जो ये समझ सके कि किसी भी कंपनी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, क्या उत्तरदायित्वता है, उसकी जिम्मेदारी क्या है पर्यावरण से रिलेटेड, या उस कंपनी से सोशल इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, समाज पे क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, या कॉरपोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस क्या हैं, ये मुद्दे उठाए जाते हैं इसमें। इंडिया का स्टेटस क्या है ESG में, इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस फ्रेमवर्क में? इंडिया देखो प्रोग्रेस कर रही है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि इंडिया ने देखो एक ये भी लॉन्च किया था ECG को प्रमोट करने के लिए, बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। ये किसने लॉन्च किया था याद रखना आपको? SEBI ने। इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है।
BRSR बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग सेबी ने लॉन्च किया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी के बारे में आप जानते हो, स्टैट्यूटरी बॉडी है, 1992 में एक्ट बना के इसको बनाया था, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है। जो ये फ्रेमवर्क है जो सेबी ने बनाए थे, ये देखते हैं कि कोई कंपनी के जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो ESG प्रैक्टिसेस के साथ कंप्लाई कर रही है नहीं कर रही है, मतलब कोई भी कंपनी इन्वायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस प्रैक्टिसेस को अपना रही है या नहीं अपना रही है, ये देखती है। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है CEIR सिस्टम। इंडियन गवर्नमेंट ने ये लॉन्च किया है, सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर ट्रैकिंग सिस्टम। ये देखो कोई मोबाइल फोन खो जाता है ना, उसको ट्रैक करने के लिए ये सिस्टम लॉन्च किया है, सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। जैसा इसके नाम में आइडेंटिटी रजिस्टर, ये एक समझ लो डेटाबेस होगा, एक रिपोजिटरी होगा एक तरह से, या डिपोजिटरी बोल सकते हो, मतलब भंडार होगा। किसका भंडार? इसमें इंफॉर्मेशन होगी, सूचना। किसकी इंफॉर्मेशन होगी? मोबाइल के IMEI नंबर की। और IMEI नंबर क्या होता है? IMEI नंबर इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, इसकी फुल फॉर्म है। ये देखो हर एक मोबाइल में होता है, अगर 2 सिम का है तो 2 IMEI नंबर होंगे, अगर एक सिम का मोबाइल है तो एक ही उसका IMEI नंबर होगा। कहाँ पे लिखा होता है ये? देखो पहले तो ये जो बैटरी वाले फोन आते थे, बैटरी निकल जाती थी, बैटरी हटा देते, बैटरी के नीचे लिखा होता था। अब क्या है, जैसे आप ढक्कन खोलोगे ना अपना, कहीं पे लिखा होगा, देख लेना उसमें कहीं पे। और ये क्या है, ये उसके सॉफ्टवेयर में भी इंस्टॉल होता है मोबाइल के में। जैसे मोबाइल खो जाता है, हम इस IMEI नंबर से उसको ट्रैक भी कर सकते हैं मोबाइल को। तो ये एक ऐसा सिस्टम बनाया जाएगा, सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर, जो लॉन्च किया है कि मोबाइल जो खो जाता है उसको ट्रैक कर सकेगा और उसको ब्लॉक कर सकेगा। जैसे अगर मान लो IMEI नंबर को ब्लॉक कर दिया यहीं से बैठे बैठे इस रजिस्ट्री के द्वारा, जो CEIR जो ये है रजिस्ट्री ट्रैकिंग सिस्टम, इसके द्वारा अगर मोबाइल खो जाता है और उसका IMEI नंबर ब्लॉक कर दिया तो कोई उस फोन को यूज नहीं कर सकेगा, वो बिल्कुल बेकार बन जाएगा, डब्बा बन जाएगा फोन। या अगर वो ऑन है फोन तो उसका IMEI नंबर ट्रैक करके पता लगा सकते हैं कि वो कहाँ पे है, वो किस लोकेशन पे है फोन। इसकी इम्प्लीमेंटिंग बॉडी कौन सी होगी, यानी कि जो ये सेंट्रल इक्विपमेंट ये आइडेंटिटी रजिस्टर ट्रैकिंग सिस्टम है, कौन इसको लागू करेगा, इंप्लीमेंट करेगा? ये करेगा सेंटर फॉर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, CDOT। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। इसे 17 मई 2023 को लॉन्च किया जाएगा ऑल इंडिया लेवल पे, इस CEIR सिस्टम को, सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर ट्रैकिंग सिस्टम को। मेजर फीचर क्या है इसमें देखो एक फीचर्स होंगे, मैकेनिज्म होगा जो मोबाइल फ़ोन की क्लोनिंग कर लेते हैं अब उसको डिटेक्ट करने का, और इसमें IMEI नंबर के द्वारा मोबाइल को ट्रैक किया जा सकेगा। और इसमें जब मोबाइल को ट्रैक कर लेंगे तो गवर्नमेंट के पास भी देखो जो रेवेन्यू लॉस होता है मोबाइल के खोने वगैरह से, वो कम किया जा सकेगा, प्रिवेंट किया जा सकेगा। और जब भी जैसे मोबाइल फ़ोन बेचा जाता है ना, या बनाती है कोई कंपनी जब कोई नया मोबाइल बनाती है तो मोबाइल बनाने के साथ साथ ये मैंडेटरी होगा कि कंपनी सारी इन्फॉर्मेशन मोबाइल की गवर्नमेंट के पास दे, उसका IMEI नंबर की इन्फॉर्मेशन, ताकि अगर मोबाइल खो जाता है तो उसको ब्लॉक किया जा सके इस IMEI नंबर के, मतलब इसकी इन्फॉर्मेशन से। और क्या क्या होगा इसमें, देखो इसकी सक्सेस स्टोरी क्या है पहले ये जानते हैं कि कर्नाटक पुलिस ने इसको यूज किया था CEIR सिस्टम को। तो कर्नाटक पुलिस ने अब तक इस सिस्टम के जरिए 2500 मोबाइल फ़ोन को रिकवर कर लिया है, जो खो गए थे उनको वापस लोगों को दे दिया है ढूंढ के। अभी जो सिस्टम क्या है, ऐसा ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल में, देखो मोबाइल जो एंड्रॉयड मोबाइल है उनमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। जैसे आपका मोबाइल होगा, किसी का सैमसंग का या नोकिया का या LG का या मोटरोला का, किसी का भी, रेडमी वगैरह का, किसी का भी होगा, आपका एप्पल का या किसी का भी। एप्पल को छोड़ के, एप्पल का तो ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है अपना iOS, लेकिन बाकी के सारे मोबाइल हैं जो उनमें एंड्रॉयड है, लगभग एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम आप जानते हो, ये समझ लो आपके मोबाइल में जो सॉफ्टवेयर सारे काम कर रहे हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से काम कर रहे हैं। यही कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलते हैं विंडोज, और इसमें बोलते हैं एंड्रॉयड फोन में। तो ये एंड्रॉयड में तो ऐसा कोई ट्रैकिंग सिस्टम है नहीं एंड्रॉयड मोबाइल फोन्स में, लेकिन जो एप्पल के मोबाइल आते हैं ना उनमें होता है एक एप्पल ID के नाम से। ये क्या है, कोई डिवाइस खो जाता है तो ट्रैक किया जा सकता है दूसरे एप्पल मोबाइल से, ऐसा सिस्टम एप्पल के फ़ोन में है। अच्छा, इसका इम्पैक्ट क्या होगा अगर CEIR सिस्टम को अगर लॉन्च कर दें,
सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर ट्रैकिंग सिस्टम को। इम्पैक्ट तो अब तक आप समझ गए होंगे, प्रभाव क्या पड़ेगा। जो मोबाइल फ़ोन खो जाएंगे उनको रिकवर किया जा सकेगा, अगर रिकवर नहीं किया तो IMEI नंबर को ब्लॉक कर देंगे, तो वो फ़ोन बिल्कुल बेकार बन जाएंगे, फुटाइल मतलब बेकार बन जाएंगे। लेकिन कुछ चैलेंजेज हैं, चुनौतियां इसके सामने, इस ट्रैकिंग सिस्टम के सामने। चैलेंजेस क्या है? देखो, जैसे ही मोबाइल खो गया और पहले सूचना करने से पहले, कंप्लेन लिखाने से पहले, अगर उस आदमी ने जिसने मोबाइल चुराया है, जिसको मिला है, उसने उसके सॉफ्टवेयर कोई रीप्रोग्रामिंग करा लिया, क्लोनिंग करा ली, मतलब सॉफ्टवेयर कोई चेंज करा लिया, तो फिर उसको नहीं रिकवर किया जा सकता। या जो ऑथेंटिक IMEI नंबर है उसको ब्लॉकिंग करना क्लोनिंग के बाद, ये संभव नहीं है, थोड़ा मुश्किल हो सकता है, डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो ये सारे चैलेंजेज हैं इसके। अब थोड़ा इसके बारे में जान लो, IMEI नंबर के बारे में थोड़ा डिटेल। इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी 15 नंबर का डिजिटल कोड होता है। ये सब मोबाइल में होता है। अगर 2 सिम का मोबाइल है तो 2 नंबर होंगे, एक सिम का मोबाइल है तो 1 होगा। ये नंबर अलॉट कौन करता है? ये करती है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन। ये सभी मोबाइल के लिए IMEI नंबर अलॉट करती है जब भी कोई कंपनी बनाती है, तो ये आपको याद रखना है इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है रेगुलेटिंग कैप्टिव ब्रीडिंग ऑफ एक्जोटिक एनिमल्स। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और GS पेपर 3 मेंस के लिए। देखो, इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं जिनके थ्रू जो एक्जोटिक एनिमल होते हैं, एक्जोटिक एनिमल मतलब ऐसे एनिमल जो जंगलों में रहते हैं, डोमेस्टिक नहीं, जंगलों में रहते हैं और रेयर हैं, दुर्लभ हैं। एक्जोटिक एनिमल की अलग कैटेगरी है एक, तो उसमें उस कैटेगरी में जो है उनकी कैप्टिव ब्रीडिंग की जाए। कैप्टिव ब्रीडिंग का मतलब है जैसे कंट्रोल इन्वायरमेंट में रखा जाए, जैसे चिड़ियाघर में रखा जाता है, तो वो क्या है? कैप्टिव ब्रीडिंग मतलब उनकी देखभाल की जाए लोगों के द्वारा, कंट्रोल इन्वायरमेंट में, उन्हें कैद करके हो सकता है, या फिर वहीं पे उनके लिए एक एरिया बना दिया जाए, बाउंड्री करके वहीं पे रहें, तो ये हो गया कैप्टिव ब्रीडिंग। ब्रीडिंग का मतलब पालना एक तरह से। तो कैप्टिव ब्रीडिंग के लिए देखो, जो एक्जोटिक स्पीसीज की कैप्टिव ब्रीडिंग ये साइट्स के अकॉर्डिंग की जाती है। साइट्स देखो, एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, मल्टीलैटरल ट्रीटी, अंतरराष्ट्रीय संधि या एक कन्वेंशन बोल सकते हो। फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड, कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा। फोना फ्लोरा का मतलब, फोना का मतलब है एनिमल्स वगैरह, और फ्लोरा का मतलब प्लांट एंड ट्री। ये देखो 1973 में आई थी ये कन्वेंशन, इंडिया भी इसका मेंबर है। तो ये इसके जो रूल है ना वो मैंडेटरी होते हैं मान ले, लेकिन अगर डोमेस्टिक रूल बने हुए हैं, घरेलू हमारे कानून बने हुए हैं, तो उनको वॉयलेट करना जरूरी नहीं होता कि फिर इसे माने, फिर अपने डोमेस्टिक लॉ को ही मानेगा कोई कंट्री। तो इंडिया भी इसका मेंबर है। ये रिजोल्यूशन पास किया था 1973 में IUCN ने। IUCN भी एक इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट पार्टिसिपेट करती है इसमें ऑर्गेनाइजेशन, और इंटरनेशनली नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करती है। IUCN साइट्स, EMS, इन सब के बारे में लेक्चर बना हुआ है, इन्वायरमेंट की प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो डिटेल में। तो ये साइट्स की रूल्स के अकॉर्डिंग इनको प्रोटेक्ट करना था, लेकिन अभी इंडिया इन रूल्स को नहीं मानता था। लेकिन इंडिया ने अभी अपने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट किया 2022 में, तो इसके अकॉर्डिंग इंडिया ने ये कहा कि हम कैप्टिव ब्रीडिंग स्टार्ट करेंगे और लाइसेंस देना स्टार्ट करेंगे कैप्टिव ब्रीडिंग के लिए। किसके लिए? एक्जोटिक एनिमल के लिए। तो अब क्या होगा कि साइट्स की अपेंडिक्स 1 में जो आते थे, या शेड्यूल 4 में, जो हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 4 में जो एक्जोटिक एनिमल्स हैं, एक्जोटिक स्पीसीज हैं, उनकी कैप्टिव ब्रीडिंग की जा सकेगी और किसी को लाइसेंस दिया जा सकेगा कैप्टिव ब्रीडिंग करने के लिए। और ये रूल्स बनाए हैं ब्रीडर्स ऑफ स्पीसीज लाइसेंस रूल्स 2023। इनके अंदर ब्रीडर ऑफ स्पीसीज लाइसेंस दिया जा सकता है किसी को कैप्टिव ब्रीडिंग करने के लिए। ये अपेंडिक्स 1 और शेड्यूल 4 में जो एंडेंजर्ड एक्जोटिक एनिमल्स आते हैं उनके लिए, जैसे रेड पांडा है या और स्पीसीज हैं, डॉग की, वोल्व्स की, कैट की, एप्स की, चिंपांजी या गिब्बन की, या प्लांट है कोई, तो इनके लिए कैप्टिव ब्रीडिंग की जा सकती है। तो कैप्टिव ब्रीडिंग क्या होती है ये आप डेफिनेशन देख सकते हो। जब किसी स्पीसीज को, वाइल्ड एनिमल को, जंगली जानवर है जो, उनको पाला जाता है, ब्रीडिंग की जाती है कंट्रोल इन्वायरमेंट में, जैसे जू में, चिड़ियाघर में, या वाइल्ड लाइफ सेंटर में, या स्पेशलाइज्ड फैसिलिटीज़ में, और
पर्पज क्या होता है कि उनको प्रोटेक्ट करने का, प्रिजर्व करके रख सकते हैं, उन्हें कंजर्व करके रख सकते हैं एंडेंजर्ड या थ्रेटन्ड स्पीसीज को। तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं कैप्टिव ब्रीडिंग। गोल क्या होता है कैप्टिव ब्रीडिंग का? गोल यही होता है किसी अगर पॉपुलेशन घट रही है किसी स्पीसीज की, जंगली जानवर की, उसकी पॉपुलेशन को इंक्रीज किया जा सके, उसे कंजर्व करके रखा जा सके और ब्रीडिंग कराई जा सके और आगे उसकी पॉपुलेशन को बढ़ाया जा सके। ये इसका टारगेट होता है कैप्टिव ब्रीडिंग का। तो यही टॉपिक थे आज के, कुछ वन लाइनर टॉपिक है, ये देख लेते हैं हम। एक देखो सतकोशिया या सातकोशिया, ये सातकोशिया या सतकोशिया सेंचुरी न्यूज में थी। ये एक टाइगर रिजर्व है और सेंचुरी, ये कहाँ पे है? उड़ीसा में। सातकोशिया टाइगर रिजर्व या सातकोशिया सेंचुरी उड़ीसा में है, याद रखना है आपको। एक सह्याद्री, ये सह्याद्री टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पे? सह्याद्री टाइगर रिजर्व, ये सह्याद्री हिल्स है, पहाड़ियाँ हैं महाराष्ट्र में, वेस्टर्न घाट में, तो वहीं पे है महाराष्ट्र में सह्याद्री टाइगर रिजर्व। यहाँ पे देखो कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है इसके पास, कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और एक चंदोली नेशनल पार्क भी है इसके पास महाराष्ट्र में, सह्याद्री टाइगर रिजर्व के पास। तो ये महाराष्ट्र में लोकेशन आपको याद रखनी है। एक देखो स्पीसीज न्यूज में था, हेमीडेक्टी, HEMIDECTYLUS, हेमीडेक्टिलस क्वाडजाइटिकुलस, ZITICOLUS, हेमीडेक्टिलस क्वाडजाइटिकुलस। ये एक गेको की स्पीसीज है। गेको क्या होता है? लिजार्ड को बोलते हैं, जो जंगली होती है ना, जो जंगलों में छिपकली पाई जाती है उसको बोलते हैं गेको। लिजार्ड आप जानते हो, लिजार्ड छिपकली जो दीवारों पे घरों में रहती है उसको लिजार्ड बोलते हैं, जंगलों में रहती है उसे गेको। और गेको जनरली क्या होती है? नॉक्टर्नल होती है। नॉक्टर्नल का मतलब क्या होता है? जो प्राणी रात में एक्टिव रहते हैं और दिन में पैसिव सोते हैं, जैसे उल्लू, औल दिन में सोता है और रात में एक्टिव रहता है, घूमता रहता है, तो उन्हें बोलते हैं नॉक्टर्नल एनिमल्स या नॉक्टर्नल स्पीसीज। या कोई भी पक्षी भी हो सकता है, पशु भी हो सकता है, नॉक्टर्नल कोई भी हो सकता है। तो ये आपको याद रखना है। इस एक लाइन में पूछ लेता है कभी कभी प्रीलिम्स में कि हेमीडेक्टिलस क्वाडजाइटिकुलस क्या है, छिपकली है, क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, छिपकली है। एक देखो आपको पता होगा, जैसे ये माउंटेन है और यहाँ से जैसे मान लो जाने के लिए एक रास्ता बना होता है माउंटेन में से, उसको बोलते हैं पास, हिंदी में बोलते हैं दर्रा, माउंटेन पास या दर्रा। तो ये कई सारे माउंटेन पास न्यूज में थे, आपको याद होने चाहिए। जैसे एक पालघाट न्यूज में था, पालघाट गैप या पालघाट गैप पास बोलते हैं इसे। ये कहाँ पे? केरल में है, आपको याद रखना है, केरल में है ये। और यहाँ पे देखो इसके पास जो पालघाट गैप है ना, जैसे ये वेस्टर्न घाट है केरल में, जैसे मान लो ये केरल है, केरल में ये वेस्टर्न घाट है, यहाँ पे पालघाट है, पालघाट से यहाँ पे भरतपुजा रिवर बहती है। कौन सी रिवर? भरतपुजा रिवर फ्लो करती है इस पालघाट से। और यहाँ पे जो फॉरेस्ट मिलता है वो एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलता है, सदाबहार वन पाए जाते हैं यहाँ पे। और कई सारे देखो ऐसे घाट हैं पास हैं, जैसे देखो थाल घाट है, एक है भोर घाट, थाल घाट भोर घाट, एक है अम्बा घाट, AMB अम्बा घाट, एक है नैने घाट। ये सारे कहाँ पे? थाल घाट, भोर घाट, अम्बा घाट, नैने घाट, ये सारे महाराष्ट्र में, आपको याद रखना है, महाराष्ट्र में। एक है अम्बोली घाट, ये कहाँ पे? ये महाराष्ट्र और कर्नाटक में। ये देखो महाराष्ट्र का एक शहर है, जगह है स्वांतवादी जगह है महाराष्ट्र की, उसे कर्नाटक की बेलगाम जो जगह है उससे कनेक्ट करता है। जैसे ये पहाड़िया है, पहाड़ी से होकर पास गुजर रहा है, इसको बोलते हैं अम्बोली घाट पास। अम्बोली घाट इधर है सावंतवादी महाराष्ट्र में जगह, और इधर है आपकी बेलगाम कर्नाटक, तो इसको कनेक्ट करता है अम्बोली घाट। तो ये आपको याद रखने हैं। देखो ये अथॉरिटी बहुत बार न्यूज में रहती है, एक नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, नप्पा। ये क्या करती है? हमारे इंडिया में जो भी मेडिसिन होती है ना, दवाइयाँ, उनके प्राइस को कंट्रोल करती है कि किसका कितना प्राइस रहेगा, कितना नहीं रहेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये अथॉरिटी है जो, ये किसके अंडर काम करती है? ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर,
इसके अंदर काम करती है। खाद्य मंत्रालय जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर, उसके अंडर काम करती है नप्पा। एक देखो टर्म न्यूज में रहती है बहुत बार, वैसे आपने पढ़ी होंगी एनसीईआरटी में, एक रहती है मिक्स्ड फार्मिंग, मिश्रित खेती, मिक्स्ड फार्मिंग। एक होती है मिक्स्ड क्रॉपिंग, मिश्रित फसल, मिक्स्ड क्रॉपिंग और मिक्स्ड फार्मिंग में फर्क क्या है? देखो जब आए मिक्स्ड क्रॉपिंग, इसका मतलब है कि एक खेत में दो या दो से ज्यादा फसल उगाई जाए तो उसको बोलते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग। और मिक्स्ड फार्मिंग का मतलब है कि कोई किसान खेती करने के साथ साथ पशुपालन भी करे, समझ गए, एनिमल ब्रीडिंग भी करे, पशुपालन भी करे और खेती भी करे, तो उसे बोलते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। और मिक्स्ड क्रॉपिंग का मतलब एक खेत में दो से ज्यादा फसलें उगाई जाएं तो उसे बोलेंगे मिक्स्ड क्रॉपिंग। तो ये आपको पता होना चाहिए। और देखो कई बार ये टर्म आप कंफ्यूज हो जाते हो, बहुत ही छोटी सी चीजें हैं, लेकिन क्या होता है कि प्रीलिम्स में कभी आपने अगर दिया होगा तो नोटिस करना कि जो आसान क्वेश्चन होते हैं ना वो बहुत गलत होते हैं। और आसान टर्म, जैसे देखो रिवॉल्यूशन टर्म है, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, और रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ और एक है रोटेशन ऑफ अर्थ। इन दोनों में आप फर्क जानते होंगे, फिर भी मैं बता देता हूं। जब रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ की बात हो तो रिवॉल्यूशन का मतलब है कि सन के चारों ओर पृथ्वी घूम रही है, सन के चारों ओर पृथ्वी घूम रही है, अर्थ घूम रही है, उसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन। हिंदी में बोलते हैं परिक्रमण या परिभ्रमण या परिक्रमण। अर्थ सन के चारों ओर घूम रही है उसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन। और अर्थ अपनी एक्सिस पे घूम रही है, अर्थ क्या है, अपनी एक्सिस पे घूम रही है, उसे बोलते हैं रोटेशन, घूर्णन। और जो विंड डिफ्लेक्ट करती है, हवा जो मुड़ जाती है, या कोरियोलिस फोर्स है, वो सब किसके कारण है? अर्थ के खुद के अक्ष पे घूमने के कारण, अर्थ के घूर्णन के कारण है, याद रखना, रोटेशन के कारण, रिवॉल्यूशन के कारण नहीं है। और देखो ये तो सबको आपको पता ही होगा, जैसे अर्थ अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री टिल्ट है, टिल्ट का मतलब झुकी हुई है, इंग्लिश में बोलते हैं टिल्ट, TILT, और हिंदी में झुकी हुई है, 23.5 डिग्री अपने अक्ष पे झुकी हुई है। जैसे ये अर्थ है और अपने एक्सिस पे झुकी हुई है, कितने, 23.5 डिग्री, होना चाहिए सीधा ऐसा, लेकिन ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री एंगल से। अब जैसे मान लो ये सन है, ये सन है और ये अर्थ है, सन थोड़ा बड़ा होना चाहिए अर्थ से, मान लो ये सन है, तो इसमें क्या, जैसे झुकी हुई है, ये मान लो नदन हेमिस्फेयर है, उत्तरी गोलार्ध, और ये मान लो इक्वेटर अर्थ का 0 डिग्री इक्वेटर, भूमध्य रेखा, और इधर सदर्न हेमिस्फेयर, ये वाला आधा पार्ट सदर्न हेमिस्फेयर, ऊपर वाला नदर्न हेमिस्फेयर, मतलब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो ये झुकी हुई है जैसे। अब जैसे सन के यहाँ पे, तो देखो इसके नजदीक कौन सा हेमिस्फेयर पड़ रहा है, ये नदन वाला, तो गर्मी कहाँ पे होगी, नॉर्थ में, नॉर्थ में, और यहाँ पे दिन बड़े होंगे और रात छोटी होगी। अब जैसे ही ये घूमती जाएगी इधर पृथ्वी, तो ये इधर आ जाएगी। और देखो सन की जो मतलब जो ये पृथ्वी झुकी हुई है ना 23.5, ये किस तरफ देख रही है, एक पोलरिस स्टार है, पोलरिस या पोल स्टार बोलते हैं या पोलरिस स्टार, ध्रुव तारा बोलते हैं हिंदी में। तो ये इसकी तरफ देख रही है, ये समझ लो। ये देखो सन की तरफ नहीं झुकी हुई है पृथ्वी, किसकी तरफ झुकी हुई है, पोल स्टार की तरफ। तो जैसे ये सन के इस तरफ आएगी घूमने के लिए, तो ये पोल स्टार की तरफ ही देख रही है, इस तरफ आएगी फिर भी ये इधर ही देख रही है। तो देखो अब यहाँ पे है, तो इस पे क्या है, सन की किरणें इक्वेटर पे बिल्कुल इक्वली पड़ेंगी, यानी कि नॉर्थ और साउथ में दिन और रात बराबर रहेंगे। लेकिन अगर यहाँ थी, यहाँ पे थी, ए पोजीशन लिख देता हूं मैं, इसको बी लिख देता हूं, इसको सी लिख देता हूं। जब ए पोजीशन पे थी तो नदन हेमिस्फीयर नजदीक था, मतलब इसके, तो यहाँ पे गर्मी पड़ रही थी, इसलिए दिन यहाँ पे बड़े थे और रात छोटी थी नदन हेमिस्फीयर में, और सदर्न हेमिस्फीयर में रात बड़ी और दिन छोटे रहेंगे। अब यहाँ पे दोनों दिन रात बराबर, बी पोजीशन पे। सी पोजीशन पे देखो, ये सदर्न हेमिस्फीयर इसके पास पड़ गया, तो सदर्न हेमिस्फीयर में यानी कि ऑस्ट्रेलिया की साइड, इधर की साइड सदर्न हेमिस्फीयर में, इधर की साइड क्या होंगे, दिन बड़े रात छोटी, और यहाँ पे रात बड़ी दिन छोटी नदन हेमिस्फीयर में। और जब घूम के अर्थ इधर आ जाएगी, अब भी इधर ही देख रही है पोल स्टार की तरफ, अब यहाँ पे इक्वल होंगे दिन रात नदन और सदर्न हेमिस्फीयर में। तो ये बात आपको याद रखनी है। और देखो करंट पढ़ लेते हैं थोड़ा हम, क्योंकि लेक्चर छोटा है ना, अभी 28 मिनट का, 2 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। ओशन करंट पढ़ लेते हैं। ओशन करंट क्या होता है, देखो समुद्रीय धाराएं, यानी कि देखो समुद्र में जो समुद्र का पानी है ना, उसका ग्रेजुअल मूवमेंट, धीरे धीरे चलना, बहना, इसी को बोलते हैं समुद्रीय धाराएं या समुद्र प्रवाह या ओशियन करंट
इंग्लिश में बोलते हैं। ये बिजली का लगने वाला करंट है जो उसकी स्पेलिंग भी सेम है, और ओशियन करंट है जो इसकी भी स्पेलिंग सेम है। तो ओशियन करंट समुद्रीय धारा या समुद्री प्रवाह, और ओशियन करंट या सागर प्रवाह भी बोल सकते हैं हिंदी में। तो क्या होती है ये जान लिया हमने, समुद्र के पानी का धीरे धीरे चलना ही मूवमेंट ऑफ द ओशन वाटर ऑन सरफेस ऑफ वाटर ग्रेजुअली, इसी बोलते हैं क्या, ओशन करंट, ग्रेजुअल मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर ऑन द सरफेस ऑफ ओशन, तो इसको बोलेंगे ओशन करंट। ये देखो थोड़ा फास्ट भी हो सकता है, थोड़ा स्लो भी हो सकता है, लेकिन इन डिफाइंड डायरेक्शन, एक डिफाइंड डायरेक्शन में होगा ओशन करंट का। जैसे देखो ये समुद्र का पानी है, आप सबको पता है पृथ्वी किस तरह से घूम रही है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही है पृथ्वी, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। जैसे घरों में आपके घड़ी है, घड़ी की सुई किस तरफ घूमती है, इस तरफ घूमती है। तो पृथ्वी कैसे घूम रही है, उल्टा, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। जैसे घड़ी घूम रही है इस तरफ और पृथ्वी घूम रही है इस तरफ, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में। तो याद रखना वेस्ट से ईस्ट घूम रही है पृथ्वी, एंटी क्लॉकवाइज। तो वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है, तो पानी जगह पृथ्वी ऐसे घूम रही है तो पानी यहाँ का क्या है, इस तरफ चला जाता है, ईस्ट से वेस्ट। पृथ्वी घूम रही है वेस्ट से ईस्ट, और पानी कैसे बहता है इसका, समुद्र का, ईस्ट से वेस्ट। समझ गए। तो पहला तो क्या हो गया फोर्स, समुद्र का पानी जो ये ओशियन करंट घूम रही है इधर से उधर, पहला सोर्स क्या है कि, मैं इसे मिटा लेता हूं पहले, पहला हो गया कि अर्थ की रोटेशन की वजह से समुद्र की धाराएं बह रही हैं। किसकी वजह से, अर्थ की रोटेशन, याद रखना रिवॉल्यूशन नहीं है, क्या है, अर्थ की रोटेशन, घूर्णन, जो अपने अक्ष पे घूम रही है। तो एक तो ये कारण हो गया, और ये करंट कौन कौन से ये भी जानेंगे हम, समुद्री करंट किस वजह से बह रहे हैं, पहले वो कारण हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहला कारण हो गया रोटेशन ऑफ अर्थ, दूसरा कारण हो गया क्या, दूसरा कारण हो गया आपका डेंसिटी, ओशन की डेंसिटी, घनत्व। मान लो डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा है तो पानी थोड़ा नीचे रहेगा, डेंसिटी यहाँ पे कम है पानी थोड़ा स्तर ऊंचा रहेगा। तो जहाँ पे ऊंचा है डेंसिटी कम है, कम डेंसिटी से ज़्यादा डेंसिटी की तरफ होगा, डेंसिटी ज़्यादा होगी थोड़ा वहाँ पे सैलिनिटी ज़्यादा होगी, सैलिनिटी यानी कि नमक की मात्रा ज़्यादा होगी, तो वहाँ पे थोड़ा सेंटीमीटर का फर्क होता है, थोड़ी कम ऊंचाई रहेगी। तो इस तरफ से मतलब जहाँ डेंसिटी कम है, कम से ज़्यादा की तरफ बहेगा पानी। और फिर देखो रोटेशन डेंसिटी होगा, फिर विंड सिस्टम, जो विंड सर्कुलेशन है, जो हवाएं बहती हैं उसकी वजह से भी ये सर्कुलेट करता है ओशन करंट। तो ये कुछ कारण है, और टेम्परेचर भी है, टेम्परेचर डिफरेंस है, सैलिनिटी है, डेंसिटी है, रोटेशन ऑफ अर्थ है। तो ये कारण है जो समुद्री करंट बहता है। किस से किस तरफ बहता है, ईस्ट से वेस्ट, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ईस्ट से वेस्ट। ये जो देखो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के नदन साइड में बह रहा है उसको बोलते हैं नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, और सदर्न साइड में साउथ इक्वेटोरियल करंट जो बह रहे हैं। समझ गए। अब थोड़ा जानते हैं कि कौन कौन से करंट कहाँ पे है, 1 मिनट में याद हो जाएंगे आपको। देखो देखो इक्वेटर से जा रहा है, और देखो करंट कैसे घूम रहे हैं, नदन साइड में तो क्लॉकवाइज, इस तरफ क्लॉकवाइज ऐसे घूम रहा है करंट। ये पानी जैसे यहाँ से जाएगा इस तरफ घूम के आ जाएगा, फिर जाएगा फिर घूम के आ जाएगा, ऐसे चलता रहता है इस तरह से। और सदर्न साइड में करंट कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। और याद रखना जो साइक्लोन होते हैं, साइक्लोन चक्रवात, वो नदन साइड में एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज, और सदर्न साइड में घूमता है क्लॉकवाइज। और लेकिन जो ओशियन करंट है वो किस तरह से घूमते हैं, नदन साइड में क्लॉकवाइज, इस तरह से क्लॉकवाइज, और सदर्न साइड में एंटी क्लॉकवाइज। ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, लिख लो आप जो मैंने बोला है। अब समझते हैं कौन कौन सा करंट कहाँ पे बहता है। पहले पढ़ते हैं, देखो पैसिफिक को ही पढ़ लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, ये नीचे से इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाएंगे वो होते हैं वार्म करंट, यानी कि गर्म समुद्री धाराएं। और जो ऊपर से आ रहे होते हैं पोल से इक्वेटर की तरफ, उन्हें बोलते हैं कोल्ड करंट, कोल्ड करंट यानी कि ठंडी समुद्री धाराएं। तो ये आपको याद होना चाहिए। अब जानते हैं कि कौन सा करंट कहाँ पे, गर्म और ठंडा आप जान गए, वार्म और कोल्ड करंट। मतलब इक्वेटर से जा रहा है पोल की तरफ तो वार्म करंट, और पोल से आ रहा है इक्वेटर की तरफ तो क्या है, कोल्ड करंट। अब इनके नाम जानते हैं करंट के, कौन कौन सी करंट के, क्योंकि देखो समुद्र की धाराएं बह रही हैं लेकिन इनको नाम दिया हुआ है जगह की वजह से। जैसे नॉर्थ पैसिफिक में यहाँ पे बह रहा है करंट कोई, तो इस करंट का क्या नाम है। तो ये आपने पढ़े भी होंगे, नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। अगर पढ़े हैं तो आपने फिर रिवाइज हो जाएंगे आपके, क्योंकि ये करंट कई बार पूछ ले जाते हैं, मैच द फॉलोइंग में कौन सा करंट कहाँ पे बहता है, इस तरह से। तो ये और ये भी पूछ ले जाते हैं कौन सा वार्म करंट है, कौन सा कोल्ड करंट है, छाटिए इनमें से। तो कोल्ड और वार्म कौन से हैं, पोल से आ रहा नीचे की तरफ
इक्वेटर की तरफ तो वो कोल्ड करंट, और इक्वेटर से जा रहा पोल की तरफ तो वार्म करंट है। तो ये आप ध्यान में रखोगे। अब पैसिफिक के बारे में जानते हैं। नॉर्थ पैसिफिक में देखो जो यहाँ पे करंट बहता है ऊपर से नीचे की तरफ आएगा और यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये जो बह रहा है ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ये ओशियन करंट, तो इसको बोलते हैं कैलिफोर्निया, क्योंकि यहाँ पे यूएस में, अमेरिका में कैलिफोर्निया नाम की जगह है, स्टेट है, उसके नाम पे रख दिया कैलिफोर्निया करंट। तो आपको याद होना चाहिए। और यहाँ से इधर जा रहा है, ये बह रहा है नॉर्थ पैसिफिक करंट बोलते हैं इसे। और ये तो है ही नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट और साउथ इक्वेटोरियल करंट जो इक्वेटर के पास बह रहे हैं। लेकिन क्या है, ये करंट यहाँ से जाके ना, क्योंकि पृथ्वी तो गोल है, लेकिन ये किस तरह से वापस आ जाता है, तो इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल काउंटर करंट। लेकिन गर्म ये है, इक्वेटोरियल काउंटर करंट। तो ये आपको याद रखना है। इसमें कैलिफोर्निया करंट हो गया और इधर नॉर्थ पैसिफिक। ये देखो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, अपना आप समझ जाओ गर्म करंट है, वार्म करंट। नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है कोल्ड करंट। कैलिफोर्निया कैसा है, कोल्ड करंट, और ये है वार्म करंट, नॉर्थ पैसिफिक करंट। आप जानते हैं साउथ पैसिफिक में जो देखो यहाँ से आ रहा है, तो ये हो गया पेरू करंट, क्योंकि यहाँ पे चिली और पेरू, देखो यहाँ पे पेरू जगह है, तो ये होगा पेरू करंट इसके नाम पे, पेरू करंट, या इसको हम्बोल्ट करंट भी बोलते हैं, हम्बोल्ट करंट या पेरू करंट। तो ये आपको याद रखना है। अब आ जाते हैं अटलांटिक पे। जो देखो यहाँ से जा रहा नीचे की तरफ, इस करंट के कई नाम है। पहले हो गए नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, फिर इधर गया तो ये हो गया गल्फ स्ट्रीम, गल्फ GULF, गल्फ स्ट्रीम STREAM, गल्फ स्ट्रीम। आपके पास मैप है ना, उस पर ध्यान से देखो और उस पर निशान लगा लो या लिख लो, या खुद कॉपी में लिख लो। तो ये गया यहाँ से कौन सा, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। फिर आगे यहाँ पे बोल देते हैं गल्फ स्ट्रीम, ये भी सब वार्म करंट है क्योंकि ऊपर जा रहे हैं। और यहाँ पे कैरिबियन है, कैरिबियन सी, तो यहाँ पे भी ये क्या, वार्म करंट, कैरिबियन करंट बोल देते हैं। फिर ये ऊपर जाएगा, नॉर्थ एटलांटिक ड्रिफ्ट बोल देते हैं, नॉर्थ एटलांटिक ड्रिफ्ट ये। और देखो ये ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड से यहाँ से आ रहा करंट ऊपर से नीचे, तो इसको ईस्ट ग्रीनलैंड करंट, तो ये क्या, कोल्ड करंट है। और यहाँ पे देखो एक लेब्राडोर नाम की जगह है, ये देखो लेब्राडोर सी भी है यहाँ पे, तो यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये लेब्राडोर करंट हो गया, ये कोल्ड करंट है, लेब्राडोर करंट। और ये क्या हो गया, ईस्ट ग्रीनलैंड, क्योंकि ग्रीनलैंड के ईस्ट में है, तो ये कोल्ड करंट है। अब यही करंट घूम के वापस आएगा, तो अब इसका नाम चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ से आ रहा है तो इसको कैनारी करंट बोल देते हैं। यूनाइटेड किंगडम में यहाँ से आ रहा है ये कैनारी करंट, CANARI, कैनारी करंट। तो ये कोल्ड करंट है क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, कैनारी करंट। और देखो ये जो नॉर्थ एटलांटिक ड्रिफ्ट करंट है, ये गर्म है। तो जैसे आइसलैंड या यूनाइटेड किंगडम में जैसे जाता है गर्म, ये जलधाराएं जाती हैं, तो इनकी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है, और यहाँ पे जो फसलें अच्छी होती हैं इसकी वजह से, और टेम्परेचर बैलेंस रहता है, मेंटेन रहता है इसकी वजह से, और यहाँ पे बारिश भी हो जाती है इस करंट की वजह से। तो ये भी आपको याद रखना है। अब आते हैं साउथ एटलांटिक में। ये देखो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा इधर, तो ये हो गया ब्राजील करंट, क्योंकि ब्राजील यहाँ पे इसके नाम पे रख दिया ब्राजीलियन करंट या ब्राजील करंट। और ये ऊपर से नीचे आ रहा है, यहाँ पे फॉकलैंड आइलैंड है ये हो गया फॉकलैंड करंट, फॉकलैंड करंट। फॉकलैंड आइलैंड पे डिस्प्यूट चलता रहता है, ये किस किस का, यूके का चलता रहता है और अर्जेंटीना का, ये लेकिन यूके के कब्जे में अभी। इधर देखो नीचे से ऊपर जाएगा ये इधर साइड, तो ये कह देंगे इसे बेंजुएला करंट, बेंजुएला, यहाँ पे एक जगह का नाम है बेंजुएला, तो BANGUELA, बेंजुएला करंट, बेंजुएला करंट। तो याद रखना कोल्ड करंट है। अब आ जाते हैं इंडियन ओशन में। इंडियन ओशन में देखो, इंडियन ओशन से पहले ये पैसिफिक वाला जान लेते हैं, ईस्टर्न पैसिफिक। देखो यहाँ से जापान के साइड में अगर नीचे से ऊपर जाता है ये वार्म करंट है, ये हो गया कुरुशियो करंट, कुरुशियो KUROSHIO, कुरुशियो करंट, ये वार्म करंट। और यहाँ से ऊपर से नीचे आ रहा है, ये हो गया ओयोशियो करंट, OYASHIO, ओआईसीओ करंट, ये कोल्ड करंट है। और याद रखना पूरे वर्ल्ड में समुद्र में कहीं पे भी जहाँ कोल्ड और वार्म करंट मिलते हैं ना, तो वहाँ पे फिशिंग ग्राउंड बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों करंट आते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेके आते हैं, और यहाँ पे फिश कल्टीवेशन, मछली उत्पादन बहुत अच्छा होता है यहाँ पे। लेकिन इसके नुकसान भी हैं, क्योंकि कोल्ड वार्म करंट जब मिलते हैं यहाँ पे नेविगेशन के लिए प्रॉब्लम होती है, मतलब यहाँ से जाने के लिए, शिप वगैरह गुजारने के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बादल से बन जाते हैं, कोहरा सा हो जाता है, फॉग हो जाता है, धुंधला हो जाता है, विजिबिलिटी कम हो जाती है। तो ये नुकसान भी है इसके, याद रखना। और फायदे भी हैं, फिश कल्टीवेशन के लिए न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, बहुत सारी मछली आसपास आ जाती हैं, पकड़ लेते हैं यहाँ से मछली लोग, मछुआरे। तो ये फायदे हैं इसके, तो ये करंट आपको याद रखने हैं। फिर एक देखो यहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया के पास, ऑस्ट्रेलिया से यहाँ से गया है इधर से, ये है ल्यूवियन,
ल्यूविंड करंट, LEEUWIND, ल्यूविंड करंट, ये वार्म करंट है। और यहाँ से देखो ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है नीचे से ऊपर की तरफ, तो ये ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, गर्म करंट है, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। और अगर ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न साइड से जा रहा है, ये वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, लेकिन ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा तो कोल्ड करंट हो गया, ठंडी जलधारा। तो ये अब आ जाते हैं इंडियन ओशन में। देखो इंडियन ओशन में क्या है, पूरे वर्ल्ड में देखो ये करंट क्या है, नीचे से ऊपर की तरफ यहाँ क्लॉकवाइज घूमता है नदर्न हेमिस्फीयर में, और सदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज घूमता है ओशन करंट। लेकिन देखो सारा जो ये है लगभग इंडियन ओशन, देखो ये इक्वेटर है, भूमध्य रेखा, और जो साउथ का इंडियन ओशन है, ये वाला इंडियन ओशन, इसमें तो नॉर्मल है पूरे वर्ल्ड में जो करंट बहती है, मतलब यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज बहता है। लेकिन जो यहाँ पे करंट है ना भारत के आसपास वाला इंडियन ओशन में, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में, यहाँ पे थोड़ा सिस्टम ना अलग है। वो अलग कैसे, मैं इसको मिटा लूँ तब बताता हूँ आपको। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो जो ये इंडियन ओशन है, इसमें क्या है आपको पता, साउथ वेस्ट मानसून आती है गर्मी में, जैसे अभी जून से सितंबर में हमारे इंडिया में आएंगी, साउथ वेस्ट मानसून की वजह से बारिश होगी, साउथ वेस्ट मानसून यानी कि दक्षिण पश्चिमी मानसून, तो इसकी वजह से बारिश होगी। तो ये विंड चलती है ना इस तरफ, तो अभी करंट गर्मी में क्लॉकवाइज घूमेगा, ऐसे क्लॉकवाइज, इस तरह से क्लॉकवाइज। लेकिन जब सर्दी में यही नॉर्थ इक्वेटोरियल या नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड आएगी, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, तो ये इधर से आएगी चाइना की तरफ से, तब ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो पूरे वर्ल्ड में नॉर्थ इंडियन ओशन में ये करंट ऐसा है कि दोनों डायरेक्शन में घूमता है, क्लॉकवाइज में भी गर्मी के सीजन में जब साउथ वेस्ट मानसून आती है, और फिर एंटी क्लॉकवाइज जब नॉर्थ ईस्ट मानसून आती है तो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो ये आपको याद रखना है इसमें। तो यही सारे ओशन करंट थे आपके पूरे हो गए, और ज्योग्राफी का काफ़ी सारा पार्ट आपका रिवाइज हो गया। तो अगले कल लेक्चर में कुछ और रिवाइज कर लेंगे हम।